हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप सबका रात 10 बजे IITians गुरु के कंसेप्ट टॉक सीरीज में स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डिस्कस करते हैं। इस सीरीज को लेकर हमारा विजन एकदम क्लियर है कि हमें यहाँ पर क्या डिस्कस करना है। जैसे कोई क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज लगता है, उसी क्वेश्चन को किस कंसेप्ट से और कैसे मात्र 1 से 2 लाइन में सॉल्व करें, या वो कंसेप्ट जो यूजुअली बुक्स में मिसिंग होता है या कोचिंग के हर बैच में नहीं सिखाया जाता, उस वाव कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। वाव कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है जिसे सीखकर आप कहते हैं वाव व्हाट अ कंसेप्ट। सो डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जहां पर दो मूविंग मासेस है, मास m1, मास m2। मास m1 की वेलोसिटी है v1 और मास m2 की वेलोसिटी है v2। दोनों मासेस कोलाइड करने के बाद में डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर या डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे कैरम में, बिलियर्ड्स में, स्नूकर में पीसेस या बॉल्स टकराने के बाद में अलग अलग एंगल पे स्कैटर हो जाते हैं। हालांकि वहां पर एक मास रेस्ट में होता है और दूसरा मास मूव करके जाकर के उसे हिट करता है। हमारी प्रॉब्लम में दोनों मासेस पहले से मूविंग स्टेट में हैं। एक बार क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। कोलिजन बिटवीन टू मूविंग मास टेक्स प्लेस। ओके, तो ये दोनों मूविंग है। इनके बीच का जो कोलिजन का नेचर है वो इलास्टिक है और हमें थीटा मैक्स निकालना है। तो अगर आप समझना चाहें तो जैसे m1 टकराने के बाद में इस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो सकता है, या उससे डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकता है, या उससे भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकता है। मतलब बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिस एंगल पे m1 डिफ्लेक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर वो हिट कर रहा है ना, वो कहाँ पर हिट कर रहा है मासेस को, किस एंगल पे हिट कर रहा है, उसके हिसाब से वो अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो उन सारे पॉसिबल एंगल में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उस डिफ्लेक्शन एंगल की, वो पूछा गया है। और अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बताना है कि m1 मैक्सिमम कितने एंगल तक डिफ्लेक्ट हो सकता है, और हमें इसको मात्र m1 पे फोकस करना है, m2 की बात भी नहीं करनी है। तो हमें m1 का ही एंगल फोकस करना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। इस क्वेश्चन को बच्चों आप चाहें तो ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 2 पेजेस का स्पेस लगेगा। मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस भी आएंगे। आप उससे कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखने के बाद, जिसको मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करूंगा और मात्र 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर दूंगा, और आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसीलिए इस कंसेप्ट को सीखने के लिए, इस मेथड को सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए और काफ़ी कुछ आप सीख करके जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं जो काफ़ी स्केरी है, और इसे हम एक लाइन में निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, थीटा मैक्सिमम होता है साइन इनवर्स m2 मॉड ऑफ v1 माइनस v2 अपॉन मॉड ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने या एक लाइन में सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स आपको बताना चाहूँगा। वो पहले आपको आना चाहिए, तभी वो कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, और उसे बताने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 4 से 5 मिनट का टाइम लूँगा। ठीक है, सॉल्यूशन में अगर मैं आपको वो कंसेप्ट डिस्कस करूं तो सबसे पहले समझिए इलास्टिक कोलिजन। बच्चों, अगर आप ग्राउंड से डिस्कस कर रहे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिफिकल्ट नजर आ सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप बैठ करके सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर कोलिजन को ऑब्जर्व करें तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कितना सिंपल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास ये हो गया, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल नंबर 1 अगर इधर आ रहा है, तो पार्टिकल नंबर 2 100% इसके अपोजिट ही आएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो होता है वो जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है। तो अगर इसका मोमेंटम राइट में है तो इसका मोमेंटम लेफ्ट में होना चाहिए। पहले तो ये सिंपल सी चीज। दूसरी, अगर इसकी स्पीड, मैं इलास्टिक कोलिजन का डिस्कशन कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए कि अगर इसकी स्पीड मान लेते हैं कि 2 मीटर्स पर सेकेंड है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ऑफकोर्स, तो कोलिजन के बाद भी इसकी स्पीड नहीं बदलेगी इलास्टिक में, ये 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ओके, ये फर्स्ट पार्टिकल की जो स्पीड 2 मीटर्स पर सेकेंड थी वो अभी भी 2 मीटर्स पर सेकेंड रहेगी। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है टकराने के बाद में सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये इधर जाए, या हो सकता है ये इधर जाए, या हो सकता है ये इधर जाए, या हो सकता है इधर जाए, या हो सकता है इधर जाए। मतलब ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में किधर भी जा सकता है ना, किधर भी जा सकता है। लेकिन उन सारे के सारे पॉसिबल डायरेक्शन में जब जाएगा तो उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा। इलास्टिक कोलिजन में ये 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये हमेशा कितना रहेगा? 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक, दूसरा पार्टिकल मान लेते हैं ये है, और इसकी स्पीड कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी स्पीड है 8 मीटर्स पर सेकेंड।
तो ये भी 8 मीटर पर सेकेंड से जाएगा कोलिजन के बाद में, लेकिन डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहला सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पहला पार्टिकल टकराने के बाद में इधर जा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल उसके अपोजिट इधर जाएगा, तभी मोमेंटम कंजर्व होगा। इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम नलीफाई होकर के जीरो मोमेंटम हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम को हम जीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम को एक हम क्या बोलते हैं, जीरो मोमेंटम फ्रेम। जीरो मोमेंटम फ्रेम, इस फ्रेम में मोमेंटम क्या होता है, जीरो। तो ये बात आपको समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? अगर पार्टिकल्स को, कोलाइडिंग पार्टिकल्स को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखें तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ये इधर चलेगा तो दूसरा इधर चलेगा, ये अगर इधर चलेगा तो दूसरा इधर चलेगा। पहली बात, कोलिजन अगर इलास्टिक नेचर का है तो कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिटेन देयर ओन स्पीड्स, अपनी स्पीड को वो होल्ड करते हैं, नहीं बदलते हैं। ओके, डायरेक्शन चेंज हो सकती है बट स्पीड, मतलब सिंपल है, सोचो ये पार्टिकल आया उतनी स्पीड से किधर भी जा सकता है, बट उसी स्पीड से जाएगा। दूसरा पार्टिकल आया वो भी उसी स्पीड से जाएगा, इसकी जितनी स्पीड थी उसी स्पीड जाएगा, और किधर जाएगा, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा जा रहा होगा, राइट। तो ये इतना सिंपल आपको नजर आता है, कोलिजन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो मैं पहले इस हिस्से को क्लियर कर देता हूं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये है कि ऑब्जर्विंग कोलिजन प्रॉब्लम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज एक्सट्रीमली सिंपल, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इन इलास्टिक कोलिजन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम, कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिटेन देयर ओन स्पीड, उनकी स्पीड नहीं बदलती, इनकी स्पीड नहीं बदलती। सेकेंड, ओनली देयर डायरेक्शन चेंज, उनकी केवल डायरेक्शन ही चेंज होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अगर हम देखें दो मासेस हैं M1 और M2 कोलिजन से पहले, और हमें अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन के लिए बच्चों हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो मुझे मालूम है एक फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाली चीज हमें ऑलरेडी पता होगी। क्यों पता होगी? बिकॉज मासेस दिए हैं और इनकी वेलोसिटीज दी हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। तो ये हमें मालूम है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ, अब यहां से आप ऑब्जर्व करोगे, किसको ऑब्जर्व करोगे? m1 को और m2 को। तो अगर आप m1 को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या होती है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है ना। और कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, निकाल लिया m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये वाली वेलोसिटी क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास अगर इसे ऑब्जर्व करें तो इस वेलोसिटी से ऑब्जर्व करेगा। तो वो आप फॉर्मूले में v1 को डालेंगे और v सेंटर ऑफ मास को डालेंगे, तो ये फॉर्मूला पता है क्या होता है? ये होता है m2 इंटू v1 माइनस v2, ये एक्सप्रेशन आप सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2, ये आता है। ठीक है, ये अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये v रिलेटिव होता है। तो कैसे फॉर्मूले स्टूडेंट्स याद रखते हैं? अगर मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए, किसकी वेलोसिटी चाहिए? m1 की विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनना, इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसका मास इनटू इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी विच इज v1 माइनस v2। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m2 इंटू v रिलेटिव अपॉन m1 प्लस m2। इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में चाहिए तो क्या करना है? सामने वाला मास इंटू रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच की अपॉन सम ऑफ द मास। और अगर मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए, जो नहीं चाहिए इस प्रॉब्लम में, हम तो केवल इस पे फोकस करने वाले, बट अगर चाहिए होती तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर निकालनी है तो इसका मास m1, सामने वाले का मास, इंटू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा, वो v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2। तो मैं लिख भी देता हूँ, चलिए, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर आप लिखना चाहें तो हो जाएगा m1 इंटू v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होगी। वैसे के सामने लिखा हुआ है कि अगर वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चाहिए तो इट इज m2 सामने वाला मास इंटू इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी विच इज v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, m2 v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, मतलब
इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि दो कोलाइडिंग पार्टिकल्स और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हम सॉल्व करने वाले, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला तो सारे बच्चों को पता होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर हमें फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये होगा m2 इंटू v1 माइनस v2 अपॉन v1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर m2 का चाहिए तो होगा m1 इंटू v2 माइनस v1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले और आए कहाँ से, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर मुझे बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकालो और फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप v2 माइनस v सेंटर ऑफ मास कर दो। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज नथिंग बट va माइनस vb। ओके, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आज के लेक्चर में सारे बच्चे मान के चल रहे हैं कि सबको ये फॉर्मूला मिल चुका है। ओके, क्या फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ओनली दिस टू थिंग्स आर नीडेड, है ना। इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज हम केवल m1 पर बात करने वाले, मैंने शुरू में कह दिया था कि हम m1 की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल देखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक्चुअली में क्या होगा कि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से तो वेलोसिटी निकाल लेंगे, डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, लेकिन हमें ग्राउंड से मैक्सिमम एंगल देखना है, ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ। तो यहां पर एक चीज आपको और पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज गिवन। कहने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ, ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तो बताया ना, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। उनका कहना है कि मुझे ये पता है और ये पता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पता है, तो ये कैसे निकालेंगे। अरे यार, ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन से आ जाएगा ना, कैसे आएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, इसको इधर ले लिया है, प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और ये जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी आई है, ये वाली पार्टिकल की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आई है ना। ये आपको समझ तो आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से, इतनी तो समझ सारे बच्चों को होती ही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उधर कर दीजिए। तो हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है ना, VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। और वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास भी पता है, इट इज m2 इंटू, ध्यान से सुनिए, m2 इंटू v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट, वो आपको पता है। ओके, अब हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालना चाहें, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, जो दोनों पता है उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे। और वेक्टर एडिशन आपको पता है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लीजिए इधर है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर इधर है, तो दिस प्लस दिस शुड बी दिस। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, पता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर इधर है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक, दिस a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, ये होता है दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर है ना, एडिशन का फॉर्मूला रहता है। तो देखते हैं हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इफ VCM दिस इज गिवन, जो फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास गिवन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज गिवन। तो बेसिकली हम इसे वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। तो दिस वेक्टर, देखिए ये वाला वेक्टर ऊपर रखें इस तरीके से, और आपका ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस वेलोसिटी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया बच्चों, मैंने यहाँ पर सिंपली मैंने यूज किया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये इसीलिए स्टेप आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एंगल आपको निकालना है पार्टिकल का कोलिजन के बाद में, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो चलिए, आई होप आप सब लोग रेडी हैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करने के लिए, और वो समय आ गया है। तो ये मान लीजिए एक डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगी कोलिजन में, आप सबको पता है।
तो ये चीज़ नहीं चेंज होने वाली। कोलिशन के बाद, ध्यान से सुनना, कोलिशन के बाद पहला पार्टिकल किधर भी जा सकता है, जैसे हो इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, लेकिन इसकी स्पीड नहीं बदलेगी। आपको समझ में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये क्या होगा पता है आपको, ये होगा m2 इंटू v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2 का मॉड, है ना, ये इसका मॉड हो गया। ये वैल्यू है। ये कोलिजन से पहले जो थी वही कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होगी, है ना। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है, बट ये वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम है किस वैल्यू की, m2 इंटू मॉड v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप नोटिस करें तो ये एक सेमी सर्कल के सरकमफरेंस पे जाकर के टच करेगी, बिकॉज ये रेडियस जैसा हो जाएगा। तो ये वैल्यू सब बराबर है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। और अगर वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में गया तो उस टाइम पे पार्टिकल एक्चुअली में इस डायरेक्शन में स्कैटर हुआ होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर गया होगा उस डायरेक्शन में। अगर वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इधर गया तो उस केस में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर गया होगा। अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ध्यान से समझिए, इधर गया तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर गया होगा। और अगर आप देखेंगे इधर गया तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये गया, है ना, वेक्टर ट्रायंगुलर रेडिएशन। तो अगर आप नोटिस करें बच्चों कि एंगल सोचिए एंगल, तो इस केस में जब वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है तो स्कैटरिंग एंगल, देखिए ये जो स्कैटरिंग एंगल है वो ये रहेगा स्कैटरिंग एंगल। अगर वो इधर जाता तो स्कैटरिंग एंगल क्या हुआ, थोड़ा सा और बढ़ा। अगर वो इधर गया तो स्कैटरिंग एंगल और बढ़ा। अगर वो इधर गया तो स्कैटरिंग एंगल और बढ़ा, नहीं और कम हुआ। तो आप देखिए कि स्कैटरिंग एंगल अलग अलग वैल्यूज की हो रही हैं। तो किस केस में ये एंगल मैक्सिमम होगा, देखिए ये पार्टिकल चाहे तो इधर भी जा सकता था तो स्कैटरिंग एंगल थोड़ी कम होती, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अल्टीमेटली पार्टिकल ये डायरेक्शन में जाने वाला है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सेंटर ऑफ मास और ये सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो ओवरऑल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा तो एंगल कम है। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फिक्स है, वो नहीं चेंज होती है, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में स्कैटर ऐसा हो गया मान लीजिए, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा स्कैटर हुआ, तो ये वाला एंगल बढ़ गया। यहाँ पर अगर ऐसा होता तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आ जाती, एंगल और बढ़ गया। तो एंगल बढ़ता जा रहा है। तो आप खुद से सोच के बताइए कि किस केस में, किस सिचुएशन में ये एंगल मैक्सिमाइज हो जाएगा, जब ये टेंजेंट बन जाएगा, राइट। अभी तक देखिए दो जगहों पे कट कर रहा है, जब एक ही जगह पे कट करेगा टेंजेंट बन जाएगा, उस टाइम तक ये मैक्सिमम हो जाएगा। वो तो मैक्सिमम एंगल का जब ये टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट बनना चाहिए। ओके, ध्यान से सुनिए। तो मैं इस डायरेक्शन और मैक्सिमम जो होगा बच्चों ये होगा मैक्सिमम एंगल। सो दिस इज द थीटा मैक्स। ये थीटा मैक्स आपको, तो ये तो यहाँ तक का कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है थीटा मैक्स। बस हमें, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर कोलिजन। ओके, आफ्टर कोलिजन इधर स्कैटर हो गया, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इधर स्कैटर हुआ। ये वाली वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब हमें थीटा निकालना है। अगर हमें ये वैल्यू मालूम है और ये वैल्यू मालूम है तो हम आराम से साइन थीटा इक्वल टू, ये 90 डिग्री होगा, टेंजेंट है, तो दिस अपॉन दिस से आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे बच्चों साइन थीटा मैक्स निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की मैग्नीट्यूड, बिकॉज ये वैल्यू है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। और इससे पहले वाले स्लाइड में आपको मैंने बता दिया था कि ये कितनी वैल्यू की है, ठीक है, ये कितनी वैल्यू की आपको ऑलरेडी बता दिया था, बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू, बताइए ये कितना है, इट इज m2 इंटू v1 माइनस v2, है ना, अपॉन m1 प्लस m2, इसका मॉड है, and then whole divided by velocity of center of mass, which is m1 v1 plus m2 v2, है ना, whole divided by m1 plus m2। तो ये जो नीचे है ये velocity of center of mass है
और ये वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे कि थीटा मैक्स की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में चली जाएगी। तो यहाँ पे थीटा मैक्स जो आएगा वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ m2 इंटू मॉड ऑफ v1 माइनस v2 ओके अपॉन m1 इंटू मॉड m1 v1 प्लस m2 v2 का मॉड एंड हो, है ना। दिस इज द आंसर, क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको इस मेथड का एक अच्छा आइडिया हुआ होगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको।